हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 13 करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद में इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 13 का है, 13 प्रैक्टिस सेट नंबर है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सामाजिक अध्ययन है। और उसके बाद में इसमें हम लोग अतलग उत्तरीय प्रश्न जो है कर रहे हैं। आज ये समाप्त हो जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है स्टार्ट करेंगे। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर इसके पहले का नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो यहाँ पे 241 240 नंबर तक जो है हम लोग कर चुके हैं, इसमें 241 से करने वाले हैं। इसमें दिया है कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है। जो अशोक का धम्म है वो किस सिद्धांत का जो है अनुमोदन करता है। तो अशोक का धम्म धम्म जो है ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। आपके राजन सीरीज में केवल इतना ही दिया है, लेकिन जो है इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग जो है एक एक करके प्रैक्टिस नंबर 13 को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है एक परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी जो है एक परिवार है। अगर ये वाक्य देखें कि कहाँ से लिया गया है तो ये वाक्य जो है महाउपनिषद से लिया गया है। और यह विश्व एकता और सभी जीवों के प्रति जो है प्रेम व समानता के दर्शन को जो है व्यक्त करता है। इस विचार को पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में जो है देखने की परिकल्पना की गई है, जिसमें सभी मनुष्य और जीव आपस में जुड़े हुए हैं। यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे दिया है कि मौर्य काल में जो समाज है ये कितने वर्णों में विभक्त था। तो मौर्य काल में अगर समाज की बात करें, जिस प्रकार से आपका वैदिक सभ्यता में जो है वर्णों के आधार पर जो है व्यक्त था 4 वर्ण में, उसी प्रकार से यहाँ भी मौर्य काल में भी समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। अब कौन कौन सा यहाँ पे शूद्र ब्राह्मण हो गया, उसके बाद में क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राह्मण कौन होते थे, तो ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण जो है ये धर्म शिक्षा और यज्ञ अनुसंधान अनुष्ठान का कार्य करते थे। ठीक है। और उसके बाद में अगर क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय जो है राज्य का संचालन करते थे और रक्षा का जो है कार्य करते थे क्षत्रिय लोग। और अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य जो होते थे ये व्यापारी होते थे और उसके बाद में कृषि और पशुपालन करते थे। अगर शूद्र की बात करें, शूद्र जो है ये सेवा कार्य करते थे, सेवा कार्य करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मौर्य काल में जो समाज है, समाज को जो है 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 243 नंबर। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। मौर्य काल में जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। अगर हम मौर्य काल की बात करें, इसमें शिक्षा का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो इसमें जो तक्षशिला था ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तक्षशिला था। अगर इसमें बात करें कि तक्षशिला में जो है किस किस चीज की शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें जो है गणित हो गया और उसके बाद में खगोल शास्त्र हो गया, आयुर्वेद हो गया और सैन्य शिक्षा जो है दी जाती थी। यहाँ पर जो है अध्ययन करने के लिए विदेश और भारतीय छात्र जो है यहाँ पे अध्ययन करते थे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 244 244 नंबर में दिया हुआ है कि मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था। यानी मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था, इसको जो है यहाँ पे लिखना है। तो मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण था कि अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना।
यानी अशोक के बाद जो है इसमें मौर्य काल में कोई उत्तराधिकारी मतलब योग्य उत्तराधिकारी जो है नहीं होता था, जो मौर्य काल को जो है बढ़ा सके। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे 245 नंबर की अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करता था। जो जनगणना समिति होता था, ये जो है इसका कार्य क्या होता था। तो जनगणना समिति में जन्म मरण का जो है हिसाब ये रखता था, और उसके बाद में जिसकी मृत्यु होती थी और वो जिसका जन्म होता था, यहाँ पे देख सकते हैं जन्म और मरण का हिसाब रखता था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है नागरिकों की संख्या, यानी नागरिकों की संख्या कितनी है इसका भी रिकॉर्ड बनाना इसका काम होता था जनगणना समिति का। और उसके बाद में जो कर प्रणाली होता है और सैन्य भर्ती के जो आंकड़े होते हैं प्राप्त होते हैं, कितने लोगों को सैन्य में भर्ती किया गया, कर प्रणाली, इन सभी का जो है जनगणना समिति इसका कार्य होता था मौर्य प्रशासन में। उसके बाद में हम जो है 246 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा जो है की गई थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है अधिराज महाराज गुप्त के द्वारा जो है 275 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें, यह साम्राज्य जो है उत्तरी भारत में स्थित था, जो गुप्त साम्राज्य है। और इसका केंद्र की अगर बात करें, ये जो है पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य की केंद्र की बात करें, तो केंद्र जो है पाटलिपुत्र था। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। यानी सबसे पहले जो है महाराज अधिराज की उपाधि जो है किसने धारण की थी। तो हम अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो है महाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण किया था। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, इसके आगे दिया हुआ है कि गुप्त संवत का प्रचलन जो है किसने और कब किया था। जो गुप्त संवत था, इसका प्रचलन जो है किसने किया था और कब किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का प्रचलन किया था, और ये 319 से 320 में जो है इसका प्रचलन हुआ था, ठीक है। और इसे प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों में जो है उपयोग किया जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के वैभव को जो है प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम देखें 249 नंबर की, यहाँ पे दिया हुआ है कि महाकवि हरिसेन कौन था। जो महाकवि हरिसेन था, ये कौन था। तो महाकवि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। ये मंत्री था और उसके साथ साथ जो है ये दरबारी था। किसके, ये हरिसेन कौन था यहाँ पे पूछा गया है। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी होता था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये समुद्रगुप्त, ठीक है, हरिसेन जो है, ये हरिसेन की अगर एक रचना है प्रमुख, इसका नाम है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति। इन्होंने जो है ये रचना किया था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है। यहाँ पे 250 नंबर में दिया है कि राजपूत काल में जो है कौन से धर्म प्रचलित थे। तो राजपूत काल में जो है ब्राह्मण धर्म और उसके बाद में जैन धर्म जो है प्रचलित थे। अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें तो इसमें जो है वेद हो गया, यज्ञ हो गया, और मंदिर की जो है पूजा की जाती थी, प्रमुख थे। और उसके बाद में जैन धर्म में जो है अहिंसा और साधना का जो है महत्व होता था। इसमें जो है अहिंसा अहिंसा और साधना का महत्व होता था। उसके बाद में 251 नंबर में दिया हुआ है कि राजपूतकालीन रचित नौ साहस, अंगचरित तथा 10 रूपक के रचयिता जो है के नाम लिखिए। तो यहाँ पे राजपूतकालीन रचित नौ साहस, अंकचरित
के रचयिता पद्मगुप्त हैं और उसके बाद में 10 रूपक के रचयिता जो है धनंजय है। ठीक है। और दोनों रचनाएं जो है राजपूत कालीन साहित्य के ये धरोहर माने जाते थे। उसके बाद में हम लोग जो है 252 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियों कौन कौन सी थी। नाम उल्लेख कीजिए, इसका नाम लिखिए और उसका उल्लेख कीजिए। तो नागर शैली हो गया और उसके बाद में द्रविड़ शैली हो गया और बेसर शैली। अगर यहाँ पे हम बात करें नागर शैली जो है ये उत्तरी भारत में प्रचलित है। कहाँ पे? ये उत्तरी भारत में प्रचलित है। और अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो ये जो है दक्षिण भारत में जो है प्रचलित है। और अगर बेसर की बात करें तो बेसर जो है इसके अगर इसमें हम देखें तो ये नागर और उसके बाद में द्रविड़ द्रविड़ शैली का जो है ये मिश्रण है बेसर जो होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी। जो चालुक्य वंश है इसकी शाखाओं की बात करें तो 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? कल्याणी के चालुक्य और उसके बाद में वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। तो यह इसकी जो है चालुक्य वंश की जो है 3 शाखाएं होती थी। उसके बाद में हम 254 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कविराज मार्ग तथा रल मालिका किसके द्वारा जो है लिखित कीर्ति है। तो कविराज मार्ग जो है अघोष वर्ष प्रथम के द्वारा जो है लिखी गई है। और उसके बाद में रत्न मालिका ये जिनसेन द्वारा जो है लिखी गई है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में 255 नंबर की बात हम करते हैं। यहाँ पे दिया है कि एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। जो एहोल का विष्णु मंदिर है, एहोल का विष्णु मंदिर जो है किसने जो है बनवाया था। तो ये वातापी के जो है चालुक्यों ने बनवाया था ये विष्णु मंदिर। ठीक है। उसके बाद में ये दक्षिण भारत में जो है ये अगर एहोल के विष्णु मंदिर की बात करें तो ये भारत दक्षिण भारत में जो है स्थित है। और उसके बाद में हम 256 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो पृथ्वी वल्लभ सत्य आश्रय की जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी। यह उनकी जो है सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय अधिकार को जो है दर्शाता है। उसके बाद में हमें 257 नंबर की हम बात करते हैं। 257 नंबर में दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था। तो इसे जो है सल्लिक कहा जाता था जो भूमि कर वसूलते थे। ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे दिया है 258 नंबर। इसमें दिया है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासन के काल में किया था। यानी जब भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ तो उस समय जो है किसका शासन काल था। तो उस समय जो है ये शासन की बात करें तो कुमार गुप्त था। और इन आक्रमणों से जो है गुप्त साम्राज्य जो है कमजोर हो गया। तो ये जो है कुमार गुप्त उस समय शासन करते थे। 259 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था। तो ये जो है अंतिम और अयोग्य शासन ये पुरुगुप्त था। और इन्हीं के जो है शासन काल में जो है साम्राज्य पतन की ओर जो है अग्रसर हो गया। ये पुरुगुप्त था, ये अंतिम शासक था और उसके बाद में ये एक अयोग्य शासक था। 260 नंबर में दिया है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। खिलजी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो नसीरुद्दौला खुसरो खिलजी ये अंतिम शासक था। ठीक है। और इसके बाद खिलजी वंश के बाद जो है कौन सा वंश आएगा, इसी के बाद आएगा तुगलक वंश। तो ये जो इस्ट्रा बता रहे हैं इसको भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं क्योंकि जो है एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे दिया है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था। जो अफ्रीकी यात्री है ये इब्न बतूता जो है भारत कब आया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें ये भारत जो है कब आया था।
यहाँ पे ये तो इब्न बतूता जो था ये भारत में जो है ये 1337 ईस्वी में जो है भारत आया था। और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये जो इब्न बतूता था, ये जो है तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। उसके बाद में 262 नंबर की अगर बात करें तो सैयद वंश की स्थापना जो है किसने किया था? जो सैयद वंश था, तो खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। और यह जो है 1414 ईस्वी में ये दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली पर जो है शासन किया था। उसके बाद में ये गुलरुखी उपनाम किस शासक का था? ठीक है, ये जो गुलरुखी उपनाम है ये किस शासक था? तो इसको जो है ये अगर हम बात करें तो ये सिकंदर लोदी को जो है गुलरुखी उपनाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद में हम देखते हैं 264 नंबर। 264 नंबर में दिया है कि लोदी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने की थी। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कब किया था, तो ये जो है ये 1451 में दिल्ली की सत्ता पर जो है अपना अधिकार जमाया था। अब यहाँ पे है 265 नंबर में दिया है कि सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो ये जो है धर्म प्रधान राज्य होता था। जो मुस्लिम राज्य होता था ये धर्म जो है प्रधान राज्य होता था, और इसमें जो है शरिया और उसके बाद में कुरान कुरान के नियमों का जो है पालन करना होता था। इन दोनों नियमों का पालन करना होता था। उसके बाद में 266 नंबर में दिया है कि नूह सिपेहर तुगलक नामा की रचना जो है किसने की थी? तो इसके जो है रचना की अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने जो है ये नूर सिपेहर और तुगलक नामा की रचना की थी। ठीक है। और अगर हम खुसरो की बात करें तो खुसरो जो है ये दिल्ली सल्तनत का ये जो है ये कवि था। ये कवि था। उसके बाद में 267 नंबर की बात करें तो 267 नंबर में दिया है कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो राज आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है कि उत्तर लिख दिए 267 का कल्हड़। इस प्रकार से लिखिएगा कि राज तरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ है। ठीक है, यानी सेंटेंस को जो है बैठा कर लिखना है। अगर हम बात करें कल्हड़ की, यहाँ पे कल्हड़ ये राज तरंगिणी के रचनाकार है। और अगर इसमें हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है किस रचना में है। ठीक है, तो ये राज तरंगिणी के रचना में है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है राज तरंगिणी के रचनाकार यानी इसमें जो है मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है सल्तनत काल में जो है कितने कर लिए जाते थे? तो सल्तनत काल में जो है कितने कर लिए जाते थे? तो यहाँ पे जो सल्तनत काल में जो है 4 कर लिए जाते थे। एक होता था खम्स, जजिया कर, जकात और खराज होता था। ये खम्स क्या होता था? खम्स होता था कि लूट का जो है 5वां हिस्सा, लूट का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा होता था। ठीक है, जो लूट में धन प्राप्त होता था उसमें 5वां हिस्सा को जो है खम्स कहा जाता था। और उसके बाद में जजिया कर की बात करें तो ये गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, यानी अलग अलग लोगों ने लगाया। ठीक है। उसके बाद में जकात की बात करें तो ये धर्मार्थ ये दान होता था। और जो खराज है ये भूम कर है, भूम कर पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे। सब खम्स क्या होता था कि लूट का जो है 5वां हिस्सा जो है इस ये कर था। और उसके बाद में जजिया जो है गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। इसमें अलग अलग है। ठीक है। और उसके बाद में जकात जो है ये धर्मार्थ दान होता था। और खराज जो होता था ये भूम कर होता था। ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है
269 की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि सल्तनत काल यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। अब अगर हम बात करें पांचों की, तो एक हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो गया, और तुगलक तुगलक वंश हो गया, और उसके बाद में सैयद वंश हो गया, और उसके बाद में लोधी वंश। ठीक है, तो 5 राजवंशों ने जो है शासन किया था। 270 नंबर की बात करें तो भारत में जो है इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है। जो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई वो जो है किसके समय से मानी जाती है। तो भारत में जो है इस्लाम धर्म की स्थापना स्थापना जो है मोहम्मद बिन कासिम के जो है समय से माना जाता है। अगर हम समय की बात करें तो 712 ईस्वी से जो है माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 271 नंबर की। यहाँ पे दिया है कि सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था। सल्तनत काल में जो है भारत को क्या कहा जाता था। इसको जो है सोने की चिड़िया के नाम से जो है जाना जाता था। यह देश की धन संपदा और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, धन संपदा धन संपदा और समृद्धि को जो है ये सोने की चिड़िया दर्शाता है। ठीक है, वैसे भी भारत सोने की चिड़िया था ये। 272 में दिया है कि लाख बक्स यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि जो है किसे दी गई थी, यानी कौन सा था जिसे लाख बक्स लाखों का दान करने वाला उपाधि के नाम से जाना जाता था। तो लाख बक्स की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दी गई थी। ठीक है, उन्होंने जो है ये धर्मार्थ कार्यों और दान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में 273 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब ये बताइए कि निर्माण किसने करवाया था और उसके बाद में इसको कंप्लीट किसने करवाया था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले करा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है पहले करा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको जो है कंप्लीट किसने करवाया था, कंप्लीट किसने करवाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अजमेर अजमेर जिले में जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये अढ़ाई दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे भक्ति संतों का मूल आधार क्या था। जो भक्ति संत थे उनका जो है मूल आधार क्या था। तो जो भक्ति संत थे इनका मूल आधार ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का जो है मूल आधार होता था। यानी ईश्वर से भक्ति के माध्यम से जो है संपर्क स्थापित करना, और उसके बाद में जाति और वर्ग जो होता है उसको जो है उस भेदभाव को जो है समाप्त करना, और व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर जो है जोर देना, ये भक्ति संत का जो है मूल आधार होता था। उसके बाद में हम 275 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के जैसे रामानुज हो गए और उसके बाद में निम्बार्क हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप कबीर का नाम लिख सकते हैं, कबीर का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद में मीरा का नाम लिख सकते हैं, और तुलसी दास का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम हो गए। उसके बाद में 276 नंबर में दिया हुआ है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1347 ईस्वी में जो है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1347 ईस्वी में। उसके बाद में 277 नंबर में दिया है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने जो है राज्य किया था। तो इसमें जो है 14 शासकों ने राज्य किया था। 14 शासकों ने जो है इस पे राज्य किया था। और अगर बात करें ये बहमनी राज्य जो है ये कितने वर्षों तक चला था, तो ये जो है लगभग 150 वर्षों तक जो है ये अलग अलग शासक ने जो है राज्य किया था।
उसके बाद में 278 नंबर में दिया हुआ है कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था। कौन सा जो है रूसी यात्री था जो भ्रमण के लिए जो है आया था बहमनी राज्य में। तो एथनेसियम निकितिन, ठीक है, निकितिन, ये जो है भारत में ये रूसी यात्री था और ये बहमनी राज्य में जो है आया था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि दक्षिण भारत की स्थिति का जो है वर्णन किया था। उसके बाद में 279 नंबर में दिया है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद जो दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ था। तो 5 राज्यों का उदय हुआ था, जैसे बीदर हो गया, बरार हो गया, बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 280 नंबर में कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी। तो बहमनी राज्य की राजधानी जो है गुलबर्ग थी, ठीक है। बाद में इसको जो है बीदर बीदर में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद में 281 नंबर में दिया हुआ है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों, ये दोनों जो है दोनों भाई थे। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, पहले हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे 282 नंबर में दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें जो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, इसका डेट भी आप लिख सकते हैं। ये 1336 ईस्वी में जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। आंध्र आंध्र भोग की उपाधि जो है किसे प्राप्त थी। तो आंध्र भोग की उपाधि जो है कृष्णदेवराय को जो है प्राप्त थी। कृष्णदेवराय जो है प्राप्त थी। ये विजयनगर साम्राज्य के जो है एक महान शासक थे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के जो है ये शासक थे। उसके बाद में यहाँ पे 283 नंबर की हम बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है कि विजयनगर राज्य किस प्रथा पर जो है आधारित था। तो विजयनगर राज्य जो है सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। सामंत शाही प्रथा पर आधारित था और यह शासन प्रणाली जो है स्थानीय शासकों और सामंतों पर जो है निर्भर करती थी। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि 284 में दिया है कि राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। राज्य प्रशासन की यानी कोई भी राज्य हो गया, उस पे अगर प्रशासन करना है तो सुविधा के अनुसार जो है जो विजयनगर राज्य है इसको कितने प्रांतों में जो है विभाजित किया गया था। तो ये 6 प्रांतों में जो है इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। प्रत्येक प्रांत का अपना एक अलग प्रशासन होता था और उसका जो है एक नायक के अधीन होता था, अलग अलग प्रांत। चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा के बारे में अगर बात करें तो चंद्रमा की कितनी गतियां होती हैं। तो चंद्रमा की जो है 3 गतियां होती हैं। एक हो गया घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है कि चंद्रमा जो है अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर जो है घूमता है। और परिक्रमण मतलब हो गया कि ये पृथ्वी के चारों ओर, ये आपका पृथ्वी हो गया, इसके चारों ओर जो है जो घूमता है ये परिक्रमण गति हो गया। और उसके बाद में सूर्य के सापेक्षित गति, यानी सूर्य के साथ जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। 286 नंबर में दिया है कि चंद्र वर्ष क्या होता है। चंद्र वर्ष जो है क्या होता है। कुल 12 चंद्रमासों का जो है समूह चंद्र वर्ष कहलाता है। अगर हम इसकी समय की बात करें, इसी को कहते हैं लूनर ईयर। लूनर ईयर के नाम से जानते हैं, अगर इंग्लिश में पूछ ले, ठीक है। अगर इसमें हम समय की बात करें तो ये जो है कितना समय होता है, 354 दिन, 8 घंटा, 48 मिनट और 34 सेकंड। ये लूनर वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है ये लूनर ईयर इतना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर पूछ ले, वैसे एग्जैक्ट पूछेगा नहीं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो है चंगेज खान ने किया था, ठीक है। चंगेज खान ने किया था। और साम्राज्य जो है ये 1206 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद में इसके आगे ये बिल्कुल समाप्त होने वाला है। अभी देखते हैं इसके आगे भी क्वेश्चन है या काम खत्म हो गया। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है जो कि 2020 में ये क्वेश्चन बना हुआ है।
इसमें दिया हुआ है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, जो चट्टानें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो है बहुत पहले बात कर चुके हैं। तो जैसे अग्नेय चट्टानें हो गया, और उसके बाद में सेकंड की बात करें तो अवसादी या परतदार चट्टानें, और कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें। जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, ये अग्नेय चट्टानें जो है ये ज्वालामुखी से जो है निकले लावा से बनती है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है उससे जो है ये बनती है। और अगर ये अवसादी चट्टानें या परतदार, तो ये जो है परतों से बनती है, परतों से बनती है। और कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें या रूपांतरण से बनती है, रूपांतरण से बनती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो है अत लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये क्लास जो है डेली आप लोगों का जो है ये 8 बजे शाम को जो है डेली 8 बजे आपको ये क्लास जो है देखने को मिलता है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और इसके अलावा भी जो है हिंदी का भी चल रहा है, हिंदी का बीच बीच में जो है कराते रहेंगे। एग्जाम के पहले जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और मैथ का भी जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बीच बीच में सब कुछ जो है चलता रहेगा। और उसके बाद में ये एग्जाम रद्द बैच हमने जो लॉन्च किया था, इसमें अगर आप लोग जो है पेपर 3 तक जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहें तो जो है चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है वीडियो टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में इस टॉपिक पे जो है कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। जितना भी आज तक क्वेश्चन बना हुआ है, यानी 2016 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, उस पर डिस्कस किया जाता है, यानी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है 3 पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है धीरे धीरे जो है बीच बीच में जो है आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। तो एक एक जो है करके प्रीवियस ईयर भी हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जब राजन सीरीज आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ये राजन सीरीज अभी चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन रहता है राजन से आंसर उठाया जाता है। और उसके बाद में इसके अलावा जो उस पे एक्स्ट्रा समझाने लायक रहता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो रहता है कि आ जाएगा क्वेश्चन, उस पे जो है विस्तार से जो है उसमें बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास के बारे में जो है फीडबैक दे सकते हैं, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब राजन सीरीज जब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।